हाँ तो मित्रों, अलग पांडे सर की फिजिक्स वाला कंपनी का आईपीओ तो आ गया, लेकिन इसका जीएमपी काफी फीका चल रहा है, ऐसा कुछ न्यूज में है। और दूसरा कि जितने लोगों ने अप्लाई किया था लगभग हर एक को आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा। तो इकोनॉमी के ये कुछ कंसेप्ट आज समझते हैं। देखिए, ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए नहीं है, ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है। कुल मिलाकर ग्रे मार्केट क्या होता है, जीएमपी और दूसरे प्राइस टर्म सीखेंगे। फिजिक्स वाला का जीएमपी कम क्यों चल रहा है, और जो विद्यार्थी इकोनॉमी में एकदम नए हैं उनके लिए एकदम बेसिक कंसेप्ट कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या, स्टार्टअप क्या, मार्केट क्या, क्या यूनिकॉर्न क्या, बहुत कुछ। तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से पूरा वीडियो देख लेना। सबसे पहले ग्रे मार्केट क्या। देखिए, अगर आप एप्पल का आईफोन प्रो मैक्स इंडिया के शोरूम से खरीदते हैं, बिल के साथ उसमें सब जीएसटी, टैक्स, कस्टम्स, वारंटी सब कुछ लगे, तो वो करीब आपको 1.5 लाख रुपए में पड़े। लेकिन यही आईफोन अगर आप बिना बिल के दुबई से मंगवा लो तो शायद 1,20,000 में पड़े, क्योंकि ना उसमें टैक्स है, ना बिल है, ना वारंटी। तो वो सब होता है ग्रे मार्केट। अब उसी प्रकार शेयर मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हैं तो कायदे से लीगल रूट से जाएं तो उसमें लगेगा प्राइस प्लस टैक्सेस, और ऐसा शेयर आपको डीमेट अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर किया जाएगा, जो आपके पान कार्ड नंबर के साथ लिंक होगा, उस पर सब टैक्स चढ़ेंगे। तो ये तो लीगल रूट हुआ, लेकिन इस लीगल रूट के बाहर आप बिना टैक्स पान कार्ड डीमेट के ट्रेडिंग करो तो वो सब हुआ ग्रे मार्केट। अब आईपीओ में ग्रे मार्केट कहां और कैसे आता है, तो देखिए, सबसे पहले कंपनी ने जो अपने शेयर्स इशू किए उसे हम कहें प्राइमरी मार्केट है। तो मतलब वो ब्रांड न्यू कार आई, मान लो सोमवार को बिकी, उसके बाद कुछ दिनों में उसका रीसेलिंग होगा सेकेंडरी मार्केट में। तो ये T+3 मतलब 3 दिनों के भीतर शुरू हो जाता है। तो ये जो 3 दिनों का समय है, उस वक्त ये ग्रे मार्केट के अंदर सब चहल पहल चलती है, जिसे हम कहते हैं कर्ब ट्रेडिंग। तो ऐसे ग्रे मार्केट के अंदर जो भाव चल रहे हैं उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी, जो फिजिक्स वाला कंपनी के लिए 0 से 8 रुपए के बीच चल रहा है। तो ये अच्छा है कि बुरा। अब असली नंबरों से समझते हैं। कुछ दिनों पहले लेंसकार्ट का आईपीओ आया था। तो मान लीजिए ये उसका शेयर सर्टिफिकेट है जिसपे लिखा है 2 रुपए, मतलब एक एक शेयर 2 रुपए का है। तो इसे हम कहते हैं उस शेयर की फेस वैल्यू जो कागज पे लिख के दी। अब लेंसकार्ट ने क्या कहा कि ये जो 2 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है उस पे 400 रुपए और प्रीमियम देके आप हमसे खरीदो 402 रुपए में। तो ये आया इनका आईपीओ और ये हुआ 402 इनका इश्यू प्राइस, और प्राइमरी मार्केट में ये बिकेगा। तो अब समझिए, भिड़े मास्टर ने प्राइमरी मार्केट में लेंसकार्ट कंपनी का ये शेयर खरीदा है। इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ है, इश्यू प्राइस है 402। और फिर कुछ दिनों बाद वो भिड़े मास्टर जेठालाल को इसी शेयर को रीसेल करे। जैसे आपने गोल्ड लिया, कुछ दिन बाद रीसेल करते हैं, गाड़ी ली, कुछ सालों बाद रीसेल करते हैं। तो भिड़े मास्टर ने इसको रीसेल किया 390 रुपए में। आपके तो लॉस हो गया, अपन सामने वो ऊंचे प्राइस पे जेठालाल नहीं खरीदने को तैयार, तो लॉस पे बेचना पड़े। तो ये जो हुआ उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो अभी आप सीक्वेंस समझो, 2 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 402 में बिका, यानी कि वहां पर प्रीमियम था 400 रुपए। तो ये सब फायदा किसको गया? कंपनी को, प्राइमरी मार्केट में। अब ये 402 में जो शेयर भिड़े मास्टर ने खरीदा वो लॉस पे बेचा 390 में। तो ये तो 12 रुपए का लॉस हुआ, या 3% लॉस हुआ, जिसे हम कहते हैं कि ये शेयर डिस्काउंट पे बिक रहा है। यहाँ डिस्काउंट का मतलब सस्ता बिक रहा है, उससे ज्यादा कि जो इन्वेस्टर है वो लॉस पे बेच रहा है। तो लेंसकार्ट के आईपीओ में जो गए थे उन बेचारों का ऐसा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। अब फिजिक्स वाला के आईपीओ के नंबर समझते हैं। 1 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर निकाला, इस पे कहा गया 108 का प्रीमियम दो, यानी इश्यू प्राइस है 109 रुपए। तो ये सब हुआ प्राइमरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट में वो बिकने को कब आएगा? तो आप क्रोनोलॉजी समझो। शुक्रवार 14 नवंबर को अलॉटमेंट हुआ, मतलब जिन लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया था उनको लॉटरी के द्वारा उनके खाते में आईपीओ आया होगा, वो प्राइमरी मार्केट हुआ। और इसका ट्रेडिंग वो सेकेंडरी मार्केट में 18 नवंबर मंगलवार को होगा लिस्टिंग। अब हमें पता चले कि सेकेंडरी मार्केट में क्या भाव चल रहा है। अब कुछ होते हैं स्टैग इन्वेस्टर, वो ऐसा कि वो प्राइमरी मार्केट में खरीद के तुरंत ही वो 3-4 दिन में जैसे सेकेंडरी में गया उसको बेचेंगे, और ऐसा करने पर अगर जो उनको प्रॉफिट हो जाए वो सब होता है लिस्टिंग डे गेन। हालांकि लेंसकार्ट में ऐसा नहीं हुआ, हमने देखा लॉस में गए बेचारे। तो 109 रुपए है फिजिक्स वाला का इश्यू प्राइस। लिस्टिंग प्राइस सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा वो तो हमको मंगलवार को पता चले। लेकिन ये जो ग्रे मार्केट के सटोरिये हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि इश्यू प्राइस के मुकाबले 0 से लेके 8 रुपए के प्रीमियम पर ये लिस्ट हो सकता है। तो फिजिक्स वाला का जीएमपी 0 से 8 रुपए बताया जा रहा है। अब आपको प्रश्न, तुम ये यूपीएससी कोचिंग का पढ़ा के सटोरियों के साथ बैठते हो क्या? नहीं, एक वेबसाइट है चित्तौड़गढ़, वहां पर आप ये ट्रैक कर सकते हैं ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है। अच्छा, तो ये 0 से 8 अच्छा है कि बुरा नंबर है? अगर हम इसे कंपेयर करें जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ से, तो वहां पर तो लिस्टिंग डे गेन करीब 50% था। उसके मुकाबले अगर फिजिक्स वाला में यही भाव चला तो मुश्किल से 6 to 7% का प्रॉफिट कुछ दिखे, तो फीका लग रहा है। तो हमने देखा कि जीएमपी प्राइस टर्म्स क्या होते हैं। अब ये जीएमपी कम क्यों चल रहा है, फीका क्यों चल रहा है, उसके कुछ 5-6 कारण समझते हैं। सबसे पहले, जब आईपीओ आता है, मान लो 100 शेयर्स हैं और सामने कितने लोगों ने ओवर सब्सक्राइब किया, तो एलजी कंपनी का जब आया तो 50 गुने ओवर सब्सक्रिप्शन हो गए।
उसके मुकाबले लेंसकार्ट का आईपीओ जो आया 28 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ, लेकिन फिर भी फ्लॉप रहा। फिजिक्स वाला में मुश्किल से 1.8 टाइम्स ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने काफी कम रुचि दिखाई है। तो अभी आप सोचो, जो ग्रे मार्केट के फिक्सर्स हैं, सटोरिये हैं, वो ये सोचेंगे भाई प्राइमरी मार्केट में ही इसकी डिमांड इतनी कम थी, इतने कम लोगों ने अप्लाई किया, तो सेकेंडरी मार्केट में भी इसकी डिमांड और भाव फीका ही रहेगा, इस कारण से वो जीएमपी कम चल रहा है। ये पहला कारण हुआ। दूसरा, 2025 में जनवरी से लेकर सितंबर महीने में ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कुल मिला के 1.5 लाख करोड़ रुपए भारत से लेके वो भागे हैं। तो इसके चलते शेयर बाजार में उतना पैसा है ही नहीं कि नई स्टार्टअप कंपनियों में और जा सके। आप कहेंगे लेकिन शेयर बाजार तो खास गिर नहीं रहा, इतना सब पैसा लेके वो भागे। समझो एफपीआई वाले भागते हैं तो भारत के टाटा म्यूचुअल फंड, एलआईसी वगैरह जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो उसे खरीद लेते हैं, इस कारण से मार्केट बहुत गिरता नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि अगर अपने ये सब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर केवल ये एफपीआई की आग बुझाने में लगे हैं तो उनके पास इतना पैसा होगा नहीं कि नई कंपनियों में लगा सके। अब ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एलजी के आईपीओ में 166 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया, क्योंकि ये तो पुरानी और जानी मानी कंपनी है। उसके मुकाबले फिजिक्स वाला में ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने केवल 3 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब किया है। आपको प्रश्न होगा, भाई अभी तुमने बोला 3 गुना, पहले तुमने बोला 1.8 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया, तुम्हारे नंबर गलत जा रहे हैं। देखिए आईपीओ में कोटा सिस्टम होती है कि अगर 100 शेयर्स निकाले हैं तो उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कुछ कोटा होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अमीरों का कुछ कोटा है, रिटेल इन्वेस्टर का कुछ कोटा है। तो इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अपने कोटे के मुकाबले 3 गुना ओवर सब्सक्राइब किया। ओवरऑल सबका एवरेज निकालो तो 1.8 टाइम्स है। फिजिक्स वाला का जीएमपी कमजोर होने का तीसरा कारण है एडटेक कंपनियां जो पुरानी थी, बायजूस, व्हाइटहेड जूनियर, उन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी की है। स्टूडेंट्स के रूप में आप किसी टीचर को मानते हो और उसको मिलियंस ऑफ पेज व्यू देते हो, लेकिन जो स्टॉक एनालिस्ट है वो पूरे सेक्टर को देखेगा कि उनको एडटेक सेक्टर कैसा दिखता है। तो ये भी एक कारण होगा। चौथा, कोई इन्वेस्टर अगर दूध पी के जल जाए तो वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। अभी कुछ ही दिनों पहले ये लेंसकार्ट के आईपीओ मैंने आपको बताया पब्लिक को नुकसान हुआ, तो अभी फिजिक्स वाला में पोटेंशियल हो तो भी लोगों का उत्साह थोड़ा कम ही दिखेगा। इस कारण से आप पाएंगे ये जो आईपीओ कोटा था, तो उसमें मान लीजिए रिटेल इन्वेस्टर का कोटा हो 100, तो उसके मुकाबले 106 अर्जियां आई। मतलब उपलब्ध शेयर अगर 100 थे तो उसके सामने बोली लगाने वाले 106 थे। इस कारण से आप सोचिए कि लगभग जिसने भी अर्जी डाली है उसको नंबर लग जाएगा, केवल 6 लोगों का नंबर नहीं लगेगा। तो ये भी अखबार में चल रहा था कि ऑलमोस्ट एवरी रिटेल इन्वेस्टर कुड गेट एन अलॉटमेंट टुडे। अब आप समझिए आईपीओ में जब आप अर्जी करते हैं तो आपको शेयर मिलेगा कि नहीं, वो तो लॉटरी जैसा है, लेकिन आपको बिना लॉटरी के कुछ जीतना है, केवल अपने प्रतिभा मेरिट के जरिए। तो ऐसा एक टेस्ट अनअकैडमी करने जा रही है रविवार 23 नवंबर को सुबह 11 बजे शाम 5 बजे, जो है यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट। और इसमें आप पार्टिसिपेट करें तो आपको ये सब कार, मैकबुक, आईफोन, लैपटॉप सहित बहुत सारे इनाम और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और इनाम एक तरफ है, ये टेस्ट देने पर आपको एक अंदाज भी मिल जाए कि मेरी यूपीएससी तैयारी किस लेवल पे जा रही है, क्योंकि अभी जनवरी में तो नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इसको फ्री रजिस्टर करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड यूज करें mrunal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी शेयर बड़े प्रीमियम पर कब बिकता है, उसके प्रेजेंट स्टेटस पे नहीं। इन्वेस्टर जो ज्यादा पैसा दे रहे हैं वो उसके फ्यूचर पोटेंशियल के लिए दे रहे हैं। तो हम बात करें कि अगर एलजी का जो आईपीओ था 50% उसका लिस्टिंग के लिए गेन हुआ, उसका कारण एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत पोटेंशियल है कि भारत में वो अपने टीवी, फ्रिज, मोबाइल सब कुछ बनाए और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान बहुत कुछ एक्सपोर्ट करके और बाहर निकल सकता है। उसके मुकाबले ये जो फिजिक्स वाला कंपनी है उसने अपने आईपीओ के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कुछ डेटा दिया कि हमारी जितनी इनकम है उसमें 41% बिजनेस आईआईटी नीट के कोचिंग सब्सक्रिप्शन बेचने पे है। तो अगर वे उससे ज़्यादा बाहर एक्सपांड नहीं कर पाए तो जो इन्वेस्टर्स दाव लगा रहे हैं वो फ्यूचर पोटेंशियल उस हिसाब से सोच रहे होंगे। दूसरा, इनका ऑफलाइन बिजनेस कुछ ही शहरों तक सीमित है, ये उन्होंने खुद माना है। इन्होंने कुछ सब्सिडियरी कंपनियां खरीदी जैसे जाइलम, उत्कर्ष क्लासेस, और वहां पर उन्हें लॉसेस हुए। क्या कारण है? की मैन रिस्क। क्या कोई कंपनी एक चेहरे पर निर्भर है? माइक्रोसॉफ्ट का सोचो, उसके फाउंडर थे बिल गेट्स, लेकिन उन्होंने खुद को अलग कर दिया। तो अभी तो कोई तो आते जाते रहे, कभी सत्य नदेला हो, कोई दूसरा है, तो वो कंपनी चेहरे पर निर्भर नहीं है। जबकि इलॉन मस्क की टेस्ला वो चेहरे पर निर्भर है। इस कारण से इलॉन मस्क ने जब वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने लगा, उसकी डॉज डिपार्टमेंट में जाके लोगों को सरकारी नौकरी से निकालने लगा, तो पब्लिक इतनी आक्रोश में आ गई कि उन्होंने टेस्ला कार खरीदना कम कर दिया। तो ये हुआ की मैन रिस्क कि एक आदमी के चलते पूरी ब्रांड को असर हो। इलॉन मस्क ने आगे चल के इसका फायदा भी उठाया कि देखो तुम, मतलब टेस्ला कंपनी, मेरी सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा। तो ऐसी रेजिग्नेशन थ्रेट देके कुछ ही दिनों पहले इलॉन मस्क ने $1 ट्रिलियन का पैकेज लिया है। तो ये सब हुए की मैन रिस्क। फिजिक्स वाला में उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में खुद माना है कि हमारे लिए अलग सर और प्रतीक सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, और अगर ये चले गए तो हमें बहुत नुकसान होगा। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए उसके फैकल्टी भी की मैन जैसे ही होते हैं। तो ये फिजिक्स वाला में लिखा है कि करीब 350 से ज़्यादा फैकल्टी 2025 अप्रैल से जून में चले गए। करीब 33,000 स्टूडेंट्स ने
एडमिशन लेने के बाद रिफंड मांगा, ड्रॉप आउट हो गए। ये सब अपने दिमाग से मैं नहीं बोल रहा, उनके प्रोस्पेक्टस से मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए। नाउ ये सब देखते हुए जीएमपी थोड़ा फीका चल रहा है। अब जो इकोनॉमी में एकदम नए, उनके लिए बेसिक कंसेप्ट कि प्राइवेट लिमिटेड, स्टार्टअप, मार्केट कैप वगैरह क्या। कोई कंपनी में सरकार मेजोरिटी शेयर होल्डर है कि नहीं? ओएनजीसी वाले बोले हाँ, तो वो हुई पब्लिक सेक्टर कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या सरकारी कंपनी। बायजूस कहे ना, एयरटेल कहे ना, तो वो सब हुए प्राइवेट सेक्टर कंपनी, निजी क्षेत्र की कंपनी। दूसरा प्रश्न, क्या आप अपनी कंपनी के शेयर आम जनता को बेच सकते हो? बायजूस कहे ना, तो वो हुई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एयरटेल और ओएनजीसी कहे हाँ, हमारे शेयर्स तो हम बेचते हैं शेयर बाजार में, तो वो हुई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो आप समझिए क्या आपकी कंपनी में सरकार मेजोरिटी शेयर होल्डर है कि नहीं, उस हिसाब से वो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर कंपनी हो सकती है। और क्या आप जनता को अपने शेयर्स बेच सकते हैं कि नहीं, उस हिसाब से आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। अब आप फिजिक्स वाला के बारे में सोचिए, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है क्योंकि सरकार यहाँ मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है क्योंकि इन्होंने आम जनता को अपने शेयर्स दिए हैं। आगे पब्लिक लिमिटेड में भी ये ऐसी कंपनी है कि इसके शेयर्स अभी तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बिकने को नहीं आए हैं 16 नवंबर 2025 को, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस कारण से ये एक अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। लेकिन 18 तारीख मंगलवार को ये शेयर्स बिकने को आ जाएंगे सेकेंडरी मार्केट में, तब हम कहेंगे ये एक लिस्टेड कंपनी है। तो हमने प्राइवेट लिमिटेड और बाकी टर्म समझे। आगे स्टार्टअप क्या होता है? देखिए, स्टार्टअप होने के लिए 3 कंडीशंस हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री की व्याख्या है। पहला कि आपकी कंपनी 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपका सालाना इनकम या टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आप कुछ इनोवेशन करने चाहिए। मतलब मैं साइकिल पंचर की दुकान खोलूँ तो वो स्टार्टअप नहीं है, लेकिन अगर मेरी इस दुकान में रोबोट आपका साइकिल पंचर करके दे तो वो एक स्टार्टअप है। दूसरा प्रश्न, यूनिकॉर्न क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है? ये एक एप्पल का प्राइस हो 10 रुपए और टोकरी में मैं 5 एप्पल रखूं तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, टोटल वैल्यू क्या हुआ? 50 रुपए की टोकरी है, ये हुआ वैल्यूएशन। तो उसी प्रकार इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी का एक एक शेयर $400 का है, और टोकरी में ऐसे 3.5 बिलियन यूनिट शेयर्स, 1 2 3 4 ऐसे यूनिट्स पड़े हैं, तो प्राइस इंटू क्वालिटी, इसका वैल्यूएशन कितना हुआ? $1.3 ट्रिलियन वैल्यूएशन की ये कंपनी है। उसी प्रकार एनवीडिया कंपनी, वो करीब 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर का उसका वैल्यूएशन हो गया है। तो मित्रों, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला, ये सब तो अमेरिका की पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं जिन्होंने आम जनता को अमेरिका में शेयर्स बेचे थे। भारत में भी ऐसी होती है, एयरटेल, ओएनजीसी वगैरह, तो इनका भी इसी प्रकार आप मार्केट वैल्यूएशन निकाल सकते हैं और उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब बहुत ज्यादा उसका वैल्यूएशन होगा। उसके मुकाबले जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका वैल्यूएशन निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है। खासकर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो उसके शेयर्स आम जनता के पास तो है नहीं, वो तो प्राइवेटली हेल्ड है कुछ गिने चुने इन्वेस्टर्स के पास। तो उसकी वैल्यूएशन में प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल वैल्यू निकालना मुश्किल है। तो स्टार्टअप की वैल्यूएशन निकालना थोड़ा जटिल, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है। अगर वो फॉर्मूला से आप निकालो और $1 बिलियन या उससे ज्यादा का वैल्यूएशन निकले, तो ऐसी स्टार्टअप को हम कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। अभी वैल्यूएशन निकालते कैसे होंगे? मान लो फ्लिपकार्ट है कि वो कहे हमारे हर महीने 1 लाख नए सब्सक्राइबर ऐड होते हैं, और ऐसा हर एक सब्सक्राइबर 100 रुपए का कोई चीज मंगवाता है, तो इस कारण से हमारी कंपनी का ये जो वैल्यूएशन है, ये जो रेती का किला है, वो इतने $1 बिलियन का है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का तो वैल्यूएशन बहुत आसान है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल वैल्यूएशन। प्राइवेट लिमिटेड और उसमें भी स्टार्टअप, उसका थोड़ा अलग है, और अगर $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं वो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। अब आपको प्रश्न होगा कि अगर ऐसा यूनिकॉर्न ऑलरेडी है तो फिर उनको अपना आईपीओ निकालने की क्या जरूरत है? आईपीओ निकालने के 2 कारण होते हैं कि जहां पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स आम जनता को बेच के कुछ प्रॉफिट निकालना चाहते हो, और दूसरा कि कुछ फ्रेश शेयर्स इश्यू करके जनता से नया कैपिटल, पूंजी लाना चाहते हो जिससे वो अपनी कंपनी को और एक्सपांड कर सके। ये पूरे गेम में अलग अलग टैक्स भी लगते हैं कि मान लो फ्लिपकार्ट का कभी आईपीओ है, मैं उसमें 100 रुपए इन्वेस्ट करूं तो वो हुआ मेरा कॉस्ट प्राइस, और मैं 30 रुपए प्रॉफिट पे आगे सेकेंडरी मार्केट में बेचूं तो ये जो 30 रुपए प्रॉफिट है इस पे लगे कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन द प्रॉफिट, और जो फाइनल सेलिंग प्राइस होगा 130 रुपए, जिसमें मैं सेकेंडरी मार्केट में किसी और इन्वेस्टर को बेच रहा हूं, वो 130 रुपए सेलिंग प्राइस पे स्टैम्प ड्यूटी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 2 टैक्स लगते हैं। ये एसटीटी टैक्स हट जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुआ है, उसका मैंने अलग वीडियो बनाया, वो देख लेना। मित्रों, नवंबर महीने में आने वाले कार्यक्रम क्या हैं? तो 17 तारीख को यूपीएससी प्रीलिम्स पावर हाउस बैच शुरू हो रहा है, जिसमें 10,000 से कम फीस में आप लाइव लेक्चर्स में पढ़ाई करेंगे जीएस और सीसेट की। मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे, नोट्स पीडीएफ भी मिलेंगे और डाउट रेजोल्यूशन भी होगा यूजिंग द डिस्काउंट कोड mona.org। और उसके अलावा रविवार 23 नवंबर को मैंने आपको बताया सुबह 11 बजे शाम 5 बजे यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें आप अलग अलग इनाम जीत सकते हैं, स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। An academy. Let's crack it.